निर्देश इसी में करता हूँ। हर बार फसल में उगाता हूँ किसी को देती हूँ। 18 बेटे ऐसे ही वो देखा तुम्हारी फसल दे दो, दिखाओ तो दे दो। तो सुना आपने ये टीस, ये दर्द छलका अरुण यादव का। इस दर्द में अरुण यादव अपनी कुर्बानी का जिक्र कर रहे हैं। न सिर्फ अभी प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव के लिए, बल्कि अपनी बात में वो 2018 का जिक्र भी करना नहीं भूले। गौर हो कि खंडवा लोकसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए अरुण यादव ने टिकट वितरण के पहले खूब पसीना बहाया, लेकिन पार्टी के कहने पर उन्होंने अपनी फसल किसी और को दे दी। अनदेखी और नाराजगी की ये बात भले ही शब्दों के हेरफेर के साथ कही गई हो, लेकिन इसमें अरुण यादव की कसक साफ साफ नजर आ रही है। हर बार पार्टी को निर्देश इसी में करता हूँ। हर बार फसल में उगाता हूँ किसी को देता हूँ। 18 बेटे ऐसे ही वो देखा तुम्हारी फसल दे दो, दिखाओ तो दे दो। एक और उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है, तो दूसरी ओर बयानों के जरिए राजनीति को धार मिल रही है। नामांकन दाखिल करने से लेकर बगावती सुरों के बीच अरुण यादव के इस बयान ने सनसनी मचा दी। जाहिर है कांग्रेस नेता के इस बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया का आना, लेकिन अंदर खानों में चल रही हलचल पर क्या बोली कांग्रेस, वो भी सुनिए। अरुण यादव की ये जो लड़ाई है उसका इतिहास अगर खंगाल के देखें तो इससे पहले कांग्रेसियों ने उनका कांग्रेस अध्यक्ष पद छीना, उससे पहले उनका यूपीए में मंत्री पद छीना, और इतिहास में जाएं तो उनके पिता श्रद्धेय सुभाष यादव जी से मुख्यमंत्री पद छीना। और मुझे लगता है कि कांग्रेसियों की तो पिछड़े वर्ग के नेताओं के साथ एक लंबी अदावत रही है। इस वर्ग के लिए आवाज उठाने वाले किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी नकली गांधी के संगठन ने स्वीकार नहीं किया। अगर है उनमें जरा सा भी जमीर तो इन अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं और अपने वर्ग की राजनीति करने वाले किसी दल के साथ अपना भविष्य तय करें। अरुण यादव जी खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सम्मानी नेता है। उन्होंने वहां पर अपनी फील्ड बनाई है, वहां के लोगों के लिए काम किया है। निश्चित रूप से उनका योगदान संगठन में और पार्टी के लिए बहुत है, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह बात करी है कि उन्होंने कहा है कि पार्टी ने मुझको बहुत कुछ दिया है, और जब वो पार्टी हाईकमान से मिले तो उन्होंने यही कहा था कि मुझे व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों से मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, जिसको पार्टी ने स्वीकार किया और वहाँ पर राजनारायण सिंह जी को प्रत्याशी बनाया। भले ही अरुण यादव अब भी चुनाव जीतने और 2023 का इसे सेमीफाइनल कह रहे हों, लेकिन उनकी टीस से जोड़कर बीजेपी इसका लाभ ओबीसी वोटर्स से लेने की जुगत में है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को चिंता आने वाले चुनाव में नुकसान की सता रही है। देखना होगा कि कैसे कांग्रेस एकजुट होकर भाजपा का सामना करेगी, तो वहीं दूसरी ओर अपनों की नाराजगी को दूर करने के लिए क्या फॉर्मूला अपनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात यहां पर कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, और खासतौर से उपचुनावों के इस दौर में जब पार्टी का कोई नेता अपनी कसक सामने लेकर आता है तो विरोधी दल को कहीं ना कहीं उसमें अपना फायदा इसमें नजर आने लगता है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, जहां अरुण यादव की टीस को कांग्रेस जहां एक तरफ ये कहती नजर आ रही है कि वो पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता है, तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि उनकी इस टीस के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से जिम्मेदार है। उनके इस दर्द के लिए कांग्रेस के आला कमान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन इस जिम्मेदारी को लेने के लिए क्या कोई तैयार होगा, या फिर कोई नई जिम्मेदारी देने की जो कोशिश या जो ऑफर आ रहा है उस पर भी नेता विचार कर सकते हैं। इस सब पर बात करेंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या अरुण को सता रही टिकट ना मिलने की टीस? अगर नहीं तो फसल किसी और को देने के क्या मायने? क्या अरुण यादव की कसक का बीजेपी उठाएगी फायदा? क्या अरुण की नाराजगी का पड़ेगा ओबीसी वोटर्स पर असर? जी हां,
एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि इस वर्ग की उपेक्षा लगातार कांग्रेस करती रही है, टिकट वितरण को लेकर भी बीजेपी ने इसी तरह की बातें कही, बयान दिए। लेकिन अब इस वोट को लेकर, इस वोट बैंक को लेकर क्या चिंता कांग्रेस में भी नजर आएगी या नजर आ रही है? क्या कांग्रेस इस वर्ग को साथ पाएगी? क्योंकि नेता नहीं सध पा रहे हैं, इस तरह की बात बीजेपी बार बार कहती रही है। लेकिन खास तौर पर अगर बात करें अरुण यादव के बयान की, उनकी टीज की, उनके दर्द की, इसके क्या मायने निकल रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों से तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ पवन पटेल जी जुड़ गए हैं। आप पक्ष रखेंगे कांग्रेस का, बहुत स्वागत है। सनवर पटेल हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी हमारे साथ है, सर स्वागत है। नमस्कार। पवन जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। अरुण जी का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि हर बार फसल मैं तैयार करता हूं लेकिन किसी और को दे दी जाती है। नहीं, उन्होंने बोला है कि किसी और को दे देता हूं। आज आम जनता, हर बंदे को पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कारण जिस तरह का परिवेश इस देश और प्रदेश में बना दिया गया है, तो आज हमें अपने का ना सोच के उन्होंने यही मैसेज दिया, आज हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने देश और संविधान के बारे में सोचना चाहिए। इसी मायने में उन्होंने बोला कि फसल उगाई, उन्होंने मेहनत की और उससे सबसे ज्यादा मेहनत वही कर रहे हैं। उसकी टीस कोई नहीं है, वो खुशी से अपने पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ने का बोला था उन्होंने, और सबसे ज्यादा प्रचार वही कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी आज ओबीसी के वोटर का फायदा उठाने की बात चल रही है, या ओबीसी वर्ग को टिकट नहीं दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से ये बोलती है? 15 साल तक इनकी सरकार थी, ओबीसी का मुख्यमंत्री था, फिर भी इन्होंने ओबीसी के साथी को 27% आरक्षण नहीं दिया। हमारे कमलनाथ सरकार को 15 महीने से कम समय काम करने को मिला, उसमें उन्होंने 27% आरक्षण ओबीसी को दिया। तो अब पूरी जनता इनके झूठ और फरेब से जान चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ दूसरे हम लोग के पार्टी में क्या अंदर हो रहा, क्या नहीं हो रहा, उसी में पूरी दुनिया चला रहे हैं। ये अपनी बात नहीं कर रहे हैं। गरीब की क्या बात, उनके यहाँ किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी जाती, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो आज ये आम जनता जो अच्छी तरह से जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कामों पर कभी वोट मांगती नहीं है। इसलिए ओबीसी के हितैषी कौन? इतिहास गवाह है। 14% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया, नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया, और 14 महीने से कम समय काम करने को कमलनाथ जी को मिला, उसमें उन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण देकर ये सिद्ध कर दिया कि ओबीसी का भला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस चाहती है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने मैसेज देने की ये कोशिश की है कि अपने बारे में नहीं सोचना है, पार्टी के बारे में सोचना है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 2018 में भी ऐसा हुआ था। वो ये कह रहे हैं कि मैं निर्देश मानता हूं अपनी पार्टी का, लेकिन फसल मैं तैयार करता हूं, मेहनत मैं करता हूं। वो पूछते हैं किसी को दे दें तो मैं कह देता हूं कि दे दें। तो ये जरूरत क्या थी ये बात इस तरीके से कहने की? क्योंकि बीजेपी, अब आपने देखा होगा जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग की राजनीति, उनके भविष्य को लेकर अगर आप करना चाहते हैं तो उनकी उस पार्टी में कीजिए जहां पर इस बात को समझा जाए। यानी बीजेपी ऑफर देती हुई नजर आ रही है। नहीं, बीजेपी तो ऑफर की राजनीति ही कर रही है। बीजेपी के पास खुद का तो कुछ है नहीं, वो बस यही ढूंढती रहती है कि कांग्रेस के किसी तरह कुछ लोग मिल जाएं। उनके कोई एजेंडे नहीं है, सब कांग्रेस पे काम कर रही है, कांग्रेस में खरीद फरोख्त करती है। कांग्रेस में कुछ हो जाता है तो राहुल गांधी जी की बात करती है, राहुल गांधी जी से उनको पूरा दिन रात उनको भय खाता रहता है। अपने कामों की बात नहीं करते हुए हमारा अंदरूनी मामला क्या है वो हम निपटेंगे, हमारे अंदर क्या चल रहा है, उनको हमेशा हमारी ज्यादा चिंता रहती है। आज जबकि उनको सत्ता में है तो आम जनता और किसान की चिंता करनी चाहिए। वो चिंता करने के बजाय वो कांग्रेस पार्टी की चिंता करते हैं, राहुल गांधी जी की चिंता करते हैं। पूछ लेते हैं वो चिंता कर रहे हैं या फिर इस बयान में वो कुछ और देख पा रहे हैं, या फिर ओबीसी वर्ग को लेकर जो कुछ आपने कहा, पूछ लेते हैं। सनवर साहब, आवाज मिल रही है? जवाब चाहेंगे आपसे। जी 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 नाज़रीन जी, मैं पूरा सवाल नहीं सुन पाया था, लेकिन मैं अपने विद्वान मित्र पवन पटेल जी के कुछ प्रश्न सुने थे मैंने। जी जी। मैं पवन पटेल जी से पूछना चाहता हूं कि बार बार एक कद्दावर नेता, जो मध्य प्रदेश का बड़ा नेता हो, जो पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो, ऐसे कद्दावर नेता के साथ बार बार इस प्रकार से आप अपमान करने का काम करते हैं, तो ये आपकी कोई छोटी समझी साजिश तो नहीं है? और ये एक व्यक्ति का आप अपमान नहीं कर रहे हैं, आप 52% पिछड़ा वर्ग के जो लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, आप उन सबका अपमान कर रहे हैं। और आपने कहा कि ओबीसी के लोगों को 27% आरक्षण हमने दिलवाया। 27% आरक्षण न मिले इसके पूरे प्रयास आपने किए। कमलनाथ जी ने यह जानकारी दे दी कि मध्य प्रदेश में 52% के स्थान पर 27% लोग निवासरत हैं। सिर्फ इस कारण से
कोर्ट ने हमको 27% आरक्षण उस समय नहीं दिया। फिर कमलनाथ जी ने आपने घोषणा की वकीलों को 27% आरक्षण की, कमलनाथ जी ने घोषणा की। अगर आप इतने हितैषी थे तो जब 15 साल तक आपकी सरकार थी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, तब आपने ओबीसी को 27% आरक्षण की घोषणा क्यों नहीं की? बस इस एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के नेता से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब 15 महीने तक आपकी सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, तब आपने ओबीसी के 27% आरक्षण क्यों नहीं दिया? अगर कमलनाथ जी को देना होता 52% तो क्यों घोषणा नहीं करते वो? कमलनाथ जी को इस प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए चुनाव में जीता था। अगर 5 साल के लिए जीती सरकार, संविधान में क्या संवैधानिक है? आप लोग खरीद फरोख्त करके करते हो। 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है। सरकार कितने साल के लिए चुनी जाती है? अगर 5 साल के लिए सरकार चुनी गई और कमलनाथ जी ने 15 महीने में 27% आरक्षण दिया, ये अपने आप झूठ बोलने के कोई काम नहीं है कांग्रेस के पास। आपके पास काम, आप सिर्फ कांग्रेस के मुद्दों को लेते हैं। आप अपनी बात करिए। आप 2000 के माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद की कितनी बातों को पूरा कर रहे हैं? एक एक करके पूरी जितनी कांग्रेस ने इस देश को बनाया, सबको बेचने का काम कर रहे हैं। रोज कर्ज ले रहे हैं, किसानों के ऊपर आपके यहाँ गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं। नेता फरार है, नेता का जो मंत्री जी का बेटा है, वो बेटा आराम कर रहा है, दूसरे के ऊपर FIR हो जाती है। सोनू सूद अगर उनकी मदद कर दिए उसके ऊपर छापा हो जाता है। आप अब छोड़ दीजिए, आप पार्टी की बात छोड़ दीजिए। देश का संविधान को बचाने की जरूरत है। दिन जाग चुका है। ठीक है, पूछ लेते हैं कि आखिर किसने चिंता की है, गरीब की, किसान की, और ओबीसी को लेकर भी काफी गहमा गहमी है। लगातार ये विषय जो है वो राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ाता रहा है। लौटूंगी सनवर साहब, हमारे साथ गौरव सर बने हुए हैं। गौरव जी, आपने देखा जिस तरीके से हर एक पहलू को छुआ गया, लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए ये कहा जा रहा है कि सरकार में आने के बाद चिंता नहीं की जा रही है। आरोप है 15 साल की सरकार पर, आरोप है 15 महीने की कमलनाथ सरकार पर भी, यानी आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार दिख रहा है। लेकिन मौजूदा परिदृश्य में जब हम उपचुनाव को देखते हैं और इस तरह के बयानों को देखते हैं, अरुण यादव की टीस का जिक्र करते हैं, क्या समझ पा रहे हैं? राजनीति जी, ये टीस भी हो सकती है अरुण यादव की, और भविष्य की रणनीति भी हो सकती है जी। इसे दोनों पहलुओं से समझना आवश्यक होगा। देखिए, भविष्य में अभी कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जाना है आने वाले समय में। कोई कमलनाथ लंबे समय तक नहीं रहेंगे। बार बार ये बात उठती रहती है कि कमलनाथ दिल्ली जाने वाले हैं या एक पद छोड़ेंगे। दूसरा, अरुण यादव के पास भी अभी लंबा राजनीतिक जीवन है। हो सकता है भविष्य की रणनीतियों को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का एक मैसेज दे रहे हो कि पार्टी ने जब मुझे हटाने की बात कही तो मैं शहर से हट गया और पार्टी की बात को मानता हूं। तो एक मैसेज तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को देकर साथ जोड़ने का भी है। और देखिए, इसी के साथ एक चीज और कहूंगा कि मध्य प्रदेश की वर्तमान राजनीति ओबीसी को लेकर के केंद्रित होती जा रही है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। अरुण यादव स्वयं में एक ओबीसी के बड़े नेता हैं। ऑलरेडी किसानों को लेकर के वो जिस तरीके की मांग उठा रहे हैं, हो सकता है इस बात को कहकर कि फसल मैं बोता हूं काटता कोई और है, किसानों को और ओबीसी को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि भविष्य की राजनीति के लिए पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ता और किसानों के नेताओं के तौर पर स्थापित होने का एक सुनहरा मौका उनके सामने मुझे लग रहा है कि उनको नजर आ रहा है। टीस इस सेंस में आपको बोल रहा हूं कि टीस जो आपने कहा कि टीस भी हो सकती है। देखिए, जब कोई नेता किसी क्षेत्र में लगातार 4 महीने 5 महीने काम कर रहा है और इस बात को जानकर काम कर रहा है कि संभावित तौर पर उपचुनाव में उसे प्रत्याशी बनाया जाएगा, और पार्टी की अंदरूनी राजनीति के कारण जब वो व्यक्ति अपने आप को विड्रॉ करता है तो एक टीस उसके मन में रहती है, और ये टीस के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। मैं इसे दोनों चीजों के साथ जोड़ते हुए बात करना ज्यादा उचित समझ। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अगर देखा जाए पूरे बयान को तो दोनों तरह की बात उन्होंने कही है और आपने कहा भी। क्या लगता है पवन जी, ये जो कुर्बानी दी गई है आगे की राजनीतिक परिदृश्य से समझें तो अरुण यादव की कोई स्ट्रैटेजी है? नहीं, अरुण यादव जी की स्ट्रेटजी, आज कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की स्ट्रेटजी, हर जो हमारे बड़े नेता हैं उनकी स्ट्रेटजी है कि आज हमें किसी तरह अपने देश और संविधान को बचाना है। आज हमारे पूरे कांग्रेस ने जो निर्णय लिया है, कांग्रेस के जो लोग हैं कि आम जनता की आवाज उठाएंगे, आज हम अपना भूल के अपने देश और संविधान को, आज तो हम हर आदमी से अपील करना चाहते हैं
कि पार्टी बाद में होगी, लेकिन आज हमारा, अगर हम इस देश के वासी हैं तो हमारा फर्ज बनना चाहिए कि हमारा और संविधान की जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो हम पार्टी से उठ करके उस संविधान की धज्जियों को बचाने के लिए अपने संविधान, बाबा साहब ने अपना संविधान बचाया था, पूरी दुनिया को उस पर नाज था, आज उस पर खतरा आन पड़ा है। तो हम तो सबसे अपील करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के आप हो या ना हो सकता है कुछ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के पक्षधर ना हो, लेकिन आज यहाँ पे सवाल पार्टी की नहीं, आज यहाँ देश और संविधान का है, हमारे किसान का है, नौजवान का है, जिनको इन्होंने रोजगार की बात की, 2 करोड़ रोजगार देते उनको डंडे से पिटाई होती है। आज हर आदमी को महसूस करना चाहिए, उस डंडे की पीड़ा को महसूस करना चाहिए। ऑक्सीजन के कांड इतने लोग मर गए, बातों से कुछ पीड़ा हो रही है, कुछ ऑब्जेक्शन है सनवर साहब को। जी सर बोलिए। देखिए नाजनीन जी, हमारे विद्वान मित्र बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, भाषण इनके मुंह से अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बातें एक भी सही नहीं है। इनको नैतिक अधिकार नहीं है संविधान की बात करने का, इनको नैतिक अधिकार नहीं है अनुशासन की बात करने का। क्या हमने कल नहीं देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे पीसी शर्मा जी जैसे वरिष्ठ नेता के साथ? जब इनके कांग्रेस कार्यालय में जूतम पेड़ हो रही थी, गाली गलौज हो रही थी, ये लोग अपने नेता का सम्मान, अपने पिता समान नेता का सम्मान नहीं कर सकते हैं। ये क्या खास संविधान की बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी मजबूत हाथों में, भारतीय जनता पार्टी मजबूत नेतृत्व के हाथों में, मजबूत हाथों में, मजबूत आपने हालात क्रिएट कर दिए, मजबूत नहीं है आप। ये संविधान और जो प्रशासन पुलिस का गलत उपयोग करने के बाद आप उस तरह कोई मजबूत हाथों में नहीं है। आप हमेशा धमकियां देते हैं, हमको छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं, परमिशन नहीं मिलती, आप उनके ऊपर धारा लगा देते हैं। जब इनकी बातें सुनी गई तो इनसे कहिए कि उत्तर सुने। नहीं ठीक है नाजनीन जी जी बोलिए, सुनेंगे, बोलिए। गलत नहीं सुना जाता, बोल देता हूँ, बोलिए। नहीं तो फिर हम भी आपके बात टोकेंगे, फिर कैसे डिबेट होगी? टोकिए बोलिए। चलिए ठीक है, सुन लेते हैं सनवर जी, आप बोलिए। ठीक है सनवर जी आप बोलिए। देखिए, ये जो डिबेट का विषय है मैं आपको बताना चाहता हूं। जो सम्माननीय गौरव चतुर्वेदी जी ने कहा कि अरुण यादव जी की जो टीस है वो सर्वविदित है। पिछड़ा वर्ग के लोगों को अगर कांग्रेस वाकई में आरक्षण दिलाना चाहती तो वो कभी भी कोर्ट में ये नहीं कहती कि हमारे 27% पिछड़ा वर्ग रहता है, 52% पिछड़ा वर्ग रहता है, तब 27% आरक्षण मिलता। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने अपने एडवोकेट जनरल को 1 साल तक कोर्ट में पैरवी के लिए खड़ा नहीं किया। ये क्या दिखाता है? ये षड्यंत्र नहीं दिखाता है कि हम एक तरफ पिछड़ा वर्ग के साथ घोषणा कर दे और दूसरी तरफ आरक्षण न दे। 15 साल में आपने कितनी बार खड़ा किया? 15 साल आपकी सरकार थी, तब आपने क्या किया? दूसरी तरफ अरुण यादव जी, तीसरी बात अरुण यादव जी। अरुण यादव जी हमारा सर्वमान्य नेता, उनकी चिंता मत करिए। अरुण यादव जी की चिंता मत करिए, ओबीसी सुरक्षित है। अरुण यादव जी हमारे सर्वमान्य नेता है, उनको कोई दिक्कत नहीं। आप जो अपमान कर रहे हैं इनका, आप अपमान कर रहे हैं। अरे आप एक परिवार जो हमारे, कौन अपमान कर रहा है? आपको इतने अपमान की चिंता हो रही है? आप किसानों का अपमान नहीं देख रहे? जो वहां बैठे हुए इतने दिन तक हमारे अन्नदाता कहते हैं, उनका अपमान नहीं दिख रहा आपको? जिनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, वो अपमान नहीं दिख रहा? आज कांग्रेस पार्टी के अंदर आप झांकने का प्रयास कर रहे हो। अरे हमारे नेता 15 माह में किसानों को खाद नहीं मिला। 15 महीने में किसान लंबी लाइन लगाकर खड़े रहे। आज किसानों को एटीएम की लाइनों में लगे होकर खड़े होकर मर गए। लॉकडाउन के समय पूरा मंजर देखा, ऑक्सीजन के कारण इतने लोग मर गए, ऑक्सीजन के कारण एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। पीएम केयर फंड में इतने अनाप शनाप रुपए जमा करवा लिए। क्या बात करते हो आप? बात करिए। चलिए ठीक है, लेकिन सनवर साहब कब तक छुपाओगे आप? कांग्रेस बार बार ये कहती है कि 27 लाख किसानों का कर्जा कमलनाथ जी ने माफ किया, आपके मंत्री ने एक्सेप्ट किया, 27% आरक्षण कमलनाथ ने दिया। चलिए ठीक है, पवन साहब एक एक करके बात करते हैं ताकि आपकी बात भी सुनी जा सके। सनवर पटेल साहब, ये बार बार कांग्रेस कह रही है कि चलिए उनके घर में कोई खटपट होती है तो आप झटपट उनके नेता झटक लेते हैं। ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि ओबीसी की चिंता करनी है तो ऐसी पार्टी में आ जाइए, वैसी पार्टी में आ जाइए? इशारे तो सब समझते हैं ना। अगर घर में उनके 4 बर्तन खटके भी तो आप उसको क्यों जमावट के लिए ले जा रहे हैं? देखिए नाजनीन जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस या वामपंथी पार्टी में कोई अच्छे लोग नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ये कहा है कि विपक्ष में भी अनेक लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं। अब जो अच्छे लोग हैं उनका अगर आप अपमान करोगे, आप उनको अपनी पार्टी से बाहर करोगे, कैप्टन अमरेंद्र सिंह को आप बाहर कर दोगे, अडवाणी जी का बहुत सम्मान किया, अडवाणी जी को पूरी दुनिया देख रही थी, और कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी जिनके ऊपर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं, आप उनको लाकर उनकी वृंदावनी करोगे। तो आप ये बताइए कि आपके यहाँ आ जाता तो धुल जाता, आपके यहाँ आ जाता वो कन्हैया कुमार, अगर आपके यहाँ आ जाता तो धुल जाता। उससे बड़ा कोई त्यागी बलिदानी नहीं था। लालकृष्ण आडवाणी जी की क्या हालत कर दी आपने देख लिया।
वो हमारे सम्माननीय नेता है। ऐसे ही हमारे अरुण यादव जी सांसद है। हाँ वही तो, अरुण यादव तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है। आपको क्यों दिक्कत हो रही है? युवा में उनको मार रहे हो आप, उनका अपमान कर रहे हो युवा होते हुए। कौन कह संवर रहा? साहब, आपने अपमान किया होगा। अभी जी। सबसे ज्यादा सभाएं, सबसे ज्यादा प्रचार माननीय अरुण यादव जी ने अभी तक किया है। अगर उनका अपमान हो रहा होता तो घर में बैठ जाते हो। हाँ, उन्होंने आज ही की सभा में बोला है, सभा में बोला, उन्होंने कार्यकर्ता को मैसेज दिया है। छोटे छोटे कार्यकर्ता मेहनत करने के बाद ये संवर साहब, अगर अरुण जी कह रहे हैं तो दोनों तरह की बात कह रहे हैं। आपने गौरव सर की बात को सामने रखा तो उन्होंने भी दोनों तरह की बातें कही। उन्होंने कहा ये पक्ष भी हो सकता है और दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भी अरुण जी ने इस तरह की बात कही हो। लेकिन बीजेपी की तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं उसे लेकर कांग्रेस कह रही है कि आप क्यों ढूंढ रहे हैं कि एक और नेता यहां से इस पार्टी से उस पार्टी में चला जाए। आप कह रहे हैं कि अच्छे नेता हैं, आप उनका सम्मान करते हैं, विपक्ष भी आपको मजबूत चाहिए, अच्छा चाहिए। तो फिर ये आरोप जो कांग्रेस लगा रही है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? विपक्ष तो चाहिए ही नहीं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं नाज़रीन जी कि ये सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं। इन्होंने सदैव आदिवासी भाइयों को 60 साल तक मध्य प्रदेश में भ्रम फैलाने का काम किया। पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए इन लोगों ने कभी काम नहीं किया। इन लोगों ने सिर्फ अपने नेतृत्व के लिए काम किया। जैसे परिवारवाद चलता रहे। आप पिछले 15 माह की सरकार ले लीजिए, इनके वचन पत्र की बात कर रहा हूँ। इन्होंने, पवन पटेल जी तो मुझे युवा दिख रहा है, मेरा व्यक्तिगत इनसे परिचय नहीं है। युवाओं के लिए इन्होंने वादा किया था कि 4,000 रुपए प्रतिमाह हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। पवन पटेल जी हुआ। एक नाम बता दीजिए, आप एक नाम बता दीजिए 15 माह में, 15 नाम भी नहीं, एक नाम बता दीजिए। ठीक है संवर साहब, ज्यादा जोर मत आपने क्या पवन साहब 15 लाख का हिसाब मांग लेंगे। 5 साल के लिए चुनी जाए, संविधान में क्या अधिकार था? 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती थी, खरीद फरोख्त उसको 15 महीने में गिरा दो। सरकार 5 साल थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। आपने घोषणा पत्र का जिक्र किया, वचन पत्र का जिक्र किया। पवन सर, पूछ लेती हूँ। गौरव सर हमारे साथ है। गौरव सर, कोई पहला घोषणा पत्र नहीं था, कोई आखिरी घोषणा पत्र नहीं था। इतने सालों में जब जब सरकार बदली, केंद्र की, राज्यों की, अलग अलग घोषणा पत्र आते हैं, लेकिन उन घोषणा पत्र पे सत्ता में काबिज होने के बाद राजनीतिक दल जो है कितना अमल कर पाते हैं? क्योंकि अगर आदिवासियों के हित की बात हो रही है, किसानों के हित की बात हो रही है, तो ये तस्वीर आखिर बदलेगी कब? उनका विकास, उनको मुख्यधारा से जोड़ने की बात आखिर ये दिखेगा कब? देखिए, हर राजनीतिक दल अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ चुनाव में आता है, घोषणा पत्र के साथ चुनाव में आता है, लेकिन उसे पूरा करने में 5 साल भी कम होते हैं। किसी भी सरकार को अपना घोषणा पत्र लागू करने में अगर ईमानदारी के साथ देखा जाए तो लगभग 7 से 8 साल लगना स्वाभाविक तौर पर होता है। और जिस परिस्थिति में कांग्रेस अपना घोषणा पत्र, जो कांग्रेस के ऊपर भाजपा आरोप लगाती है कि घोषणा पत्र लागू नहीं कर पाई, तो आप स्वयं कंपेयर कर लीजिए। आज दिग्विजय सिंह जी ने, आज शिवराज सिंह जी ने भी 2008 के जो घोषणा पत्र में घोषणाएं की हैं उनको पूरा करने में उन्हें समय लग रहा है। 2013 में जो घोषणाएं की थी उनको पूरा करने में समय लग रहा है। 100% लाभ उस घोषणा का मिलने में किसी भी व्यक्ति को 7 से 8 साल 9 साल लगते हैं। एक ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, शासकीय प्रक्रिया है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो जो टाइम लगता है और उसे पूरा करना भी चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि चुनाव के वक्त जब घोषणा की जाती है वो एक अलग विचार के साथ की जाती है, और जब उसे इम्प्लीमेंट करने का समय आता है तो सरकार की प्राथमिकताएं, सरकार की बाध्यताएं बहुत परिवर्तित हो जाती हैं और वो सारी घोषणाएं लागू नहीं हो पाती। जी बोलिए संवर साहब। बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही सम्मान के साथ मैं गौरव चतुर्वेदी जी का इस बात का जवाब देना चाहता हूं, और साथ में हमारे विद्वान मित्र, युवा मित्र पवन पटेल जी को भी बात को जोड़ता हूं। उन्होंने कहा कि 15 माह में सरकार क्यों गिर गई? 15 माह में सरकार किसी ने गिराई नहीं, 15 माह में सरकार अपने कर्मों से गिर गई। देखिए, 2018 के चुनाव में चेहरा दिखाया सिंधिया जी का, और जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो कमलनाथ जी को बना दिया। बात यही नहीं रुकी, पूरे 15 माह तक सिंधिया जी को अपमानित करने का काम किया। जब अति हो गई, जब अतिथि शिक्षकों के मामले में उन्होंने कहा कि आप इनकी सुन लीजिए वरना मैं रोड पर उतर जाऊंगा, तो कमलनाथ जी ने कहा दम से उतर जाइए, तो वो फिर उतर गए। अब कर लिया, उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी का, अब उन्होंने राष्ट्रवादी, बात पूरी हो जाने दीजिए, उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी का साथ पकड़ा
और उन्होंने उपचुनाव में हमने गए 29 सीटें 29 चलिए सीटों पर सनवर साहब, मेरे पास वक्त घटता जा रहा है। 29 में से 29 सीटें सबको भारतीय जनता सबको पार्टी याद जीती। है और आप लोग याद दिलाते भी रहते हैं। सुलोचना जी इसका उदाहरण है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है कि हम पूरी टक्कर देंगे, दिल्ली में बैठक की बात चल रही है, यहां पर लगातार बैठकें हो रही है, कांग्रेस कह रही है, आपको क्या लगता है कितनी टक्कर दे पाएगी कांग्रेस? ट्वीट पर टक्कर देगी, बयानों में टक्कर देगी, मैदान में कहीं नहीं है। चलिए ठीक है, लास्ट कमेंट आपका पवन जी। ट्वीट ठीक है आपको वक्त बताएगा। कांग्रेस पार्टी टक्कर नहीं देगी। इस देश का आम जनता गरीब जो आपने अति कर दी है ना, उसका जवाब देगी आपको। आपने आप 2014 के बाद की बात क्यों नहीं करते? 2014 से पहले जो आपका घोषणा पत्र उसमें आपको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किए? आप आधार कार्ड का मजाक उड़ाते थे, बिना आधार कार्ड के कुछ हो नहीं रहा है। पुलवामा जैसा हम अभी इन चुनावों के लिए भी आप कह रहे हैं, पवन जी, इन चुनावों के लिए भी आपने कहा कि क्षेत्र वाइज आप घोषणा पत्र लाएंगे, तो अब भी आप घोषणा पत्र पे यकीन रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं? घोषणा पत्र आम जनता से गरीब की आवाज लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे, उसी के हिसाब से घोषणा पत्र करेंगे, उसको पूरा करेंगे। 15 महीने में हमारा लक्षण दिख गया था कि हम घोषणा पत्र को पूरा करने की दिशा में जा रहे हैं। आप घबरा गए कि अगर कमलनाथ 5 साल सरकार ले लिया तो हम 60 चलिए चर्चा को यहीं पे विराम देना होगा। सभी का बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच जाने को तैयार है, लेकिन समय समय पर आने वाले नेताओं के बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस की परेशानी को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि इन बयानों का सियासी फायदा बीजेपी ले पाएगी या आने वाले उपचुनाव में दोनों राजनीतिक दलों की टक्कर के बाद जो परिणाम होंगे उसमें जनता का भला भी हो पाएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।